बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस चैप्टर का आज हमारा ये पहला लेक्चर है। तो आज आप क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे आपने सीखना है जी इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, इसके बारे में इंड्यूस करंट क्या होता है, ये आप सीखेंगे। ये दो टर्म ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में बार बार इस्तेमाल होंगी, तो आपको सही से ना इनका कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा और फिर आपको ये बताऊंगा असल में कि ये इंड्यूस ईएमएफ होता क्या है, ये क्यों होता है, कनेक्टर में क्यों आता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, वो वजह आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास, किन किन तरीक़ों से ना हम इस ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। एक मैंने ये तरीका बताया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे भी 5 तरीके बताए हैं, ये टोटल 6 तरीके हैं। 6 तरीक़ों से मैं आपको ईएमएफ इंड्यूस करना बताऊंगा ताकि आपका जो है वो एक मुकम्मल कंसेप्ट बन सके। जिस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके, हर तरह से आप उसको आंसर करने के काबिल होने चाहिए। ओके, इसके अलावा बच्चों इससे कुछ और इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंटर टेस्ट में पूछे जाते हैं, एमटीकैट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, इंड्यूस करंट जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अगर हमने उसकी वैल्यू को बढ़ाना है तो हम उसकी वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा आपको, कुछ डेफिनेशन लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, और हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू हम फ्लक्स में चेंज को जो है वो ला सकते हैं, वो आपको सिखाऊंगा। और लास्ट में फिर डिटेल से इन मेथड को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी, स्टार्ट करेंगे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री से। बच्चों, आपको याद होगा हमने जब इससे प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने एक चीज़ सीखी थी कि जब किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करता है ना, तो उसकी गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। मैग्नेटिक फील्ड याद है ना, मैंने बताया था ना कि एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे कोई और मैग्नेट आएगा ना, तो वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब ये बात हमें किसने बताई थी, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओरस्टेड। उन्होंने डिस्कवर किया था कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट पास करेगा तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब इनकी इस डिस्कवरी के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई इसका कुछ ना कुछ रिवर्स प्रोसेस भी होना चाहिए, कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट बनना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, और फिर 1831 में 2 साइंटिस्ट कामयाब हो गए थे इसको जानने में। ठीक है, एक थे जी माइकल फ्राइडे, ठीक है, जो कि इंग्लैंड में काम कर रहे थे, और एक जोसेफ हेनरी थे जो कि काम कर रहे थे यूएसए में। ठीक है, दोनों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जब एक कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हो ना, तो उसके अंदर ईएमएफ सेटअप हो जाता है, जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, और अगर हम एक क्लोज सर्किट में इसको अटैच करेंगे तो वो एक करंट फ्लो करा देता है, जिसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं। अब ये बात ज़रा समझनी है गौर से, भाई क्या बला है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हम ना एक आसान सी एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, और आप क्रॉस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो इस प्लेन में इंटर हो रही है, यानी कि ऐसे जा रही है, क्रॉस से हम उसको शो करते हैं। ये मैं जल्दी जल्दी से बना देता हूँ। ये आ गई मेरे पास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस बोर्ड में इंटर हो रही है, और मैं यहाँ पर ना एक कंडक्टर ले लेता हूँ जी। ये आ गया मेरे पास, कंडक्टर है एक। ठीक है, और ये आ गया। ठीक है, कनेक्टर में हमारे पास कोई भी वायर, कोई पीस ऑफ वायर हो सकता है, कोई रॉड हो सकती है, कॉपर, आयरन, सिल्वर, कोई भी ले लो आप। ठीक है, अच्छा, आपने एक ये कंसेप्ट भी सीखा था प्रीवियस चैप्टर में कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर क्या होता है जी, उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होती। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। याद है ना ये कंसेप्ट। तो देखो, अगर ये रॉड में रेस्ट पे रखता हूँ, ये न्यूट्रल रॉड है, इस पे कोई चार्ज नहीं था, कोई हाई या कोई लो पोटेंशियल इसमें नहीं था, ये बिल्कुल न्यूट्रल था। ठीक है, तो इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती, इसके अंदर पड़े हुए चार्जेस पर भी कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती, ये जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह इसमें होते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे मूव कराता हूँ, यहाँ से ऐसे मूव कराता हूँ, तो जब ये यहाँ से मूव करेगा तो मूव करते हुए इसके साथ जो पार्टिकल्स है इसके अंदर वो भी तो मूव करते हुए जाएंगे। जब ये रॉड यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करके जाएगा तो इसके अंदर पड़े हुए चार्जेस भी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करके जाएंगे, तो अब वो मूविंग चार्ज बन जाएंगे। और मूविंग चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। समझ गए। अब इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए जब रॉड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरह से डिस्प्लेस हुए यहाँ से यहाँ, और वो मैग्नेटिक फील्ड में डिस्प्लेस हुए, मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया उन्होंने। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने से क्या होगा,
उनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी। और आपको याद होगा मैंने बताया था, अगर पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए आप ये वाला हैंड यूज़ करेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है उसके लिए आप ये वाला हैंड यूज़ करेंगे फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो अब ये यहाँ से इधर को मूव किया, तो हम इलेक्ट्रॉन के हवाले से देखते हैं। पहले तो ये पॉजिटिव नेगेटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे इसके अंदर, लेकिन अब क्या होगा कि इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ज़रा देखिएगा। नेगेटिव के लिए हम लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं, ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को, चार्ज की वेलोसिटी, और यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलरली जो है ना वो पाम के साथ परपेंडिकुलरली ऐसे, ये क्या होगी हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन, ऐसे आप देख सकते हैं ये। ठीक है ना। अच्छा, तो देखो जी अब ज़रा गौर से, यहाँ पर जो है वो एक चार्ज पार्टिकल मान लीजिए ये पड़ा हुआ है, जब ये रॉड ऐसे मूव किया तो ये मूविंग चार्ज बन गया, मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। ये देखिए फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये जो थंब है हमारे पास वो उस डायरेक्शन में, क्योंकि देखो ये कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है ना, तो इसके अंदर पड़े हुए चार्जेस भी यहाँ से यहाँ ऐसे ही मूव करेंगे। तो इस तरह थंब की डायरेक्शन कर दी मैंने। ठीक है, इधर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई। ठीक है, इनटू द प्लेन, और फिर फोर्स किधर लगेगी, नीचे को। तो इसके ऊपर ना एक फोर्स लगती है, और वो फोर्स किधर को लगती है जी, नीचे की तरफ इसको एक पुश मिलती है इलेक्ट्रॉन को। मेरी बात समझ गए हो, इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ एक पुश लगती है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे की तरफ पुश होगा ना, तो आपको पता है जब किसी बॉडी के एक एंड से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एंड पर जाता है, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर मैं बना देता हूँ जी ये पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा वहाँ पर क्या चार्ज आएगा जी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब नीचे शिफ्ट होंगे तो ऊपर वाला एंड जो है वो पॉजिटिव और नीचे वाला एंड नेगेटिव हो जाएगा। ये वाला एंड हाई पोटेंशियल बन जाएगा, ये वाला एंड लो पोटेंशियल बन जाएगा। जैसे हमारी बैटरी होती है ना, बैटरी वो 2 पॉइंट, एक बैटरी का एक एंड हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव होता है, एक एंड लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव होता है। ठीक है, उसी तरह से ये भी बिहेव करेगी। इसका एक एंड जो है वो हाई पोटेंशियल पर चला गया पॉजिटिव, और दूसरा एंड जो है वो लो पोटेंशियल पर चला गया नेगेटिव। इसमें ना एक पोटेंशियल का डिफरेंस सेटअप हो जाता है। इसी पोटेंशियल का जो डिफरेंस का सेटअप हुआ ना उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। और ये ईएमएफ इसके अंदर पहले नहीं था, ये इस तरह मूव करने से इसके अंदर आया, तो ये चीज इसके अंदर इंड्यूस हुई है, तो इसलिए हम कहते हैं ये इंड्यूस ईएमएफ है। इतना सा कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, दिस इज इंड्यूस ईएमएफ। कि भाई सिंपली जब चार्जेस को एक कंडक्टर को ऐसे मूव करते हैं तो उसके अंदर मौजूद कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस है फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी ऐसे ट्रैवल करके जाते हैं उसके साथ में, तो वो मूविंग चार्ज बन जाते हैं। मूविंग चार्ज पे फोर्स लगती है, वो क्या करता है कंडक्टर के एक हिस्से की तरफ उसको पुश कर देते हैं। कंडक्टर का एक एंड हाई पोटेंशियल पर चला जाता है, दूसरा एंड लो पोटेंशियल पर चला जाता है। इस तरह उसमें पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाता है। समझ गए? तो पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो हमारे पास उसको हम डिनोट करते हैं ईएमएफ से। और ये क्योंकि इसके अंदर पहले नहीं था अब आया है तो ये इंड्यूस हुआ है, इसलिए हम कहते हैं ये इंड्यूस ईएमएफ है। तो फैराडे ने और जोसेफ हेनरी ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और उन्होंने साबित किया कि कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाता है तो उसके अंदर ईएमएफ आ जाता है। ठीक है, उम्मीद है अब आपको बिल्कुल इससे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। राइट, ओके। अब उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इसको कोई क्लोज सर्किट प्रोवाइड कर देते हैं तो ये करंट भी फ्लो करा देता है। ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ना, अगर इसको क्लोज सर्किट प्रोवाइड कर दो तो करंट फ्लो करा देता है, और उस फ्लो होने वाले करंट को हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। मतलब मैं ऐसा करता हूं कि इसके साथ में ना एक कोई भी बल्ब लगा दो, कोई छोटा मोटा कोई भी और चीज लगा दो, ऐसे क्लोज सर्किट बना दो, तो ये क्या करेगा, इसमें से करंट फ्लो करा देगा। अब ये जो करंट फ्लो करके जा रहा है ना, ठीक है, ये करंट जो है वो हमारे पास इंड्यूस करंट होता है। जैसे बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव के दरम्यान में आप एक बल्ब के 2 एंड लगाओ ना तो वो करंट फ्लो करा देती है, बल्ब ग्लो करता है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव बन चुके हैं, हाई और लो पोटेंशियल। अगर आप एक बल्ब अटैच करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, तो यहाँ पे इसमें से करंट फ्लो करके जाएगा, इसको इंड्यूस करंट कहते हैं। ये सारा कंसेप्ट था। ठीक है, अच्छा जी, यही बात बताई गई है। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ एंड दिस काज इंड्यूस करंट इन अ क्लोज सर्किट। ये रहा हमारा क्लोज सर्किट, जिस क्लोज सर्किट में इसने क्या किया, हमें एक करंट शो किया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं जी कौन कौन से हमारे पास तरीके हैं जिन तरीकों से हम इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत ही आसान सिंपल से मेथड है। मेन जो कंसेप्ट था अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आपके लिए ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, जल्दी से इनको कवर करते हैं। भाई हमारे पास पहला तरीका ये कि आप एक जो है वो कंडक्टर ले लो। ठीक है, उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओ। आपके पास ये मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल, ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, उसके दरम्यान में हमने एक कंडक्टर को मूव कराना है और उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। कैसे, हेडिंग लगा देंगे, मूव कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट आ गए, ये वो कंडक्टर ब्लैक कलर का। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस कंडक्टर के अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो चुका कि नहीं हो चुका। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। ठीक है, तो हम वायर लेंगे और एक इधर से कनेक्ट की, एक इधर से कनेक्ट की, और बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो देखो ये एक तरह से ना एक लूप बन चुकी है।
ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे जी, हमने ये करना है, पहले इसको रॉड को यहाँ रखा, फिर यहाँ से मूव करते हुए इसको यहाँ से यूँ ले आएंगे। तो ये एक कंडक्टर है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे मूव करा दिया, ठीक है। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो सेम प्रोसीजर, इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक जो है वो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर पड़े हुए जो चार्जेस है ना वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, एक एंड पे शिफ्ट हो जाएंगे, एक एंड हाई पोटेंशियल पर चला जाएगा, दूसरा एंड लो पोटेंशियल पर चला जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और देखो ये क्लोज सर्किट बन रहा है ना, क्लोज सर्किट बन रहा है। तो अगर क्लोज सर्किट प्रोवाइड किया जाएगा तो वो क्या कर देगा, इंड्यूस करंट फ्लो करा देगा। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो एक डिफ्लेक्शन शो करेगा जो इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि भाई सर्किट में करंट इंड्यूस हुआ है। समझ गए हो? ओके जी, दो तीन मैंने कीवर्ड्स यहाँ लिखे हैं, उनको आप देख लीजिए साथ। टेक अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, कोई कंडक्टर ले लीजिए जिसकी लेंथ एल ये वाला लेंथ का कंडक्टर ले लिया, कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, जो कि गैल्वेनोमीटर से आपने कनेक्ट किया है, एंड मेक अ क्लोज लूप, और उसके साथ आपने एक क्लोज लूप बनानी, यानी कंडक्टर को गैल्वेनोमीटर के साथ इस तरह कनेक्ट करो कि एक क्लोज लूप बन जाए, लेकिन विदाउट बैटरी या सेल, उसमें कोई बैटरी नहीं होनी चाहिए, सेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, मूव दिस लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड, इस लूप को जो आपने बनाई है ना उसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओ, ठीक है ना। तो क्या होगा, मूव दिस लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, इसके अंदर ईएमएफ आ जाएगा जिससे एक इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि भाई इसमें करंट इंड्यूस हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि अगर आप ऐसा करो, पहले आपने इसको इधर मूव कराया ना, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर ने फर्ज कर लें, हम ये सपोज कर लेते हैं कि मैंने ये वैसे ही इसकी पिन बनाई है, कोई मैंने ये प्रॉपर रूल के साथ नहीं की। अब ये समझ लीजिए कि इस तरफ को इसने डिफ्लेक्शन शो की। अब अगर हम वापस इसको इधर से इधर लेकर आते हैं ना, इसकी रिवर्स मोशन करते हैं, तो इसके अंदर फिर से एक ईएमएफ सेटअप होता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है ना ऑपोजिट होगी। मतलब समझ लो कि पहले हाई इधर था, लो इधर था, तो जब वापस मूव करोगे तो लो इधर होगा, यानी हाई नीचे होगा और लो ऊपर बन जाएगा। अब करंट की डायरेक्शन उसकी वजह से क्या हो जाएगी, रिवर्स में हो जाएगी, ठीक है। पहले अगर ऊपर हाई नीचे लो था, तो अब नीचे हाई और ऊपर लो हो जाएगा। पहले करंट अगर क्लॉकवाइज था तो अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो रिवर्स में अगर आप मूव कराते हैं, मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ईएमएफ विल इंड्यूस एंड कॉज करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो आसान से सिंपल सा हमारे पास ये एक तरीका है। अच्छा, उसके बाद फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बताइए कि ये जो इंड्यूस करंट है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमारे पास ये लूप आ गई, ठीक है। ये आपके पास डिपेंड कर रहा होता है नंबर 1 इस लूप की रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी ना इस लूप की, तो डेफिनेटली इसमें से फ्लो करने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस हाई होगी तो करंट इसमें जो इंड्यूस हुआ वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर इसको आप स्पीड से, अब जिस स्पीड से लेके जा रहे हो इसको इसकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड इसे मूव कराते हो, वो स्पीड भी डिपेंड करती है। क्योंकि बच्चों आपको याद होगा जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना ये चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो किसके इक्वल होती है, वो होती है आपके पास F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। तो आप देख सकते हो कि ये जो फोर्स है ना वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही होती है। तो अगर आप इसको तेजी से मूव कराओगे तो डेफिनेटली फिर फोर्स उसके ऊपर ज्यादा अप्लाई होगी, ज्यादा चार्जेस एक तरफ वो शिफ्ट हो जाएंगे, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, यानी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। बात समझ गए? ओके, तो दो चीजें जी, एक स्पीड ऑफ कंडक्टर, इसको जो मूव करा रहे हो ऐसे ऐसे तेजी से मूव कराओ, ठीक है। नंबर 2 रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, इसकी रेजिस्टेंस, अब हाई रेजिस्टेंस होगी तो फिर तो वो डेफिनेटली ज्यादा करंट को फ्लो नहीं करने देगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट रहती है ना आई और आर की, ये याद रखना वो आपके पास कांस्टेंट रहती है। आई और आर की प्रोडक्ट क्या रहेगी इस लूप के अंदर, कांस्टेंट रहती है, और वही हमारे पास इक्वल होती है इंड्यूस ईएमएफ के। कैसे मैं बताता हूँ कैसे कांस्टेंट रहती है। भाई आपने एक स्पेसिफिक वैल्यू ले ली आई की और आर की, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपको कुछ मिल रही है वैल्यू। अब अगर आप ऐसा करते हैं कभी रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा देंगे, यानी ये वैल्यू ज्यादा कर दी, तो रेजिस्टेंस ज्यादा करने से क्या होगा, करंट की वैल्यू कम होगी। अगर आप इसको बढ़ा रहे हो तो ये कम होगा, तो फिर प्रोडक्ट उसकी फिर भी वही रहेगी, सेम रहेगी। अगर आप ऐसा करते हो कि इसकी वैल्यू को कम कर देते हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर देते हो, तो अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो फिर करंट वैल्यू अपनी बढ़ा देता है, क्योंकि करंट ज्यादा फ्लो करना शुरू होगा, और प्रोडक्ट उसकी फिर भी सेम रहेगी। तो इसलिए आई और आर की जो प्रोडक्ट है वो आपके पास कांस्टेंट रहती है, और वही इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ होती है। कैसे, V = IR पढ़ा था ना वो हमला, तो आई और आर की प्रोडक्ट क्या बनेगी फिर हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल, जिसको हम ईएमएफ का नाम दे रहे हैं। ओके, तो फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से पॉसिबल वेज हैं जिन वेज से हम इंड्यूस करंट की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके। नंबर 1, यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना के हम करंट की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ओके, दूसरी चीज, मूविंग लूप फास्टर। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि भाई स्पीड पे डिपेंड करता है, मूव को, इसको लूप को मूव करो फास्टली तो उससे ज्यादा हमारे पास करंट जनरेट हो सकता है। नंबर 3, रिप्लेस अ लूप बाय अ क्वाइल,
ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि भाई ये जो एक लूप थी ना, सिंगल लूप, इसकी बजाय हम बहुत सारी टर्न्स का ऐसे कॉइल बना लेते हैं। तो जब बहुत सारी टर्न्स की कॉइल मूव करेगी ना इंस्टेड ऑफ अ लूप, तभी आपके पास ज्यादा करंट जनरेट हो पाएगा। ठीक है बच्चों, ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आपसे कोई भी पूछा जा सकता है इन 3 पॉइंट्स के ऊपर बेस करता हुआ, तो आपको मैंने ये चीज बता दी है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 1-2 बातें नोट करने वाली है। वो क्या? सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कंडक्टर को ही मूव कराओ, मैग्नेट को फिक्स रखो तो ही इंड्यूस ईएमएफ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप कंडक्टर को फिक्स रखो और मैग्नेट्स को आगे पीछे ऐसे मूव करा लो या उनको, ठीक है ना, उससे भी हमारे पास जो है वो ये जो इंड्यूस ईएमएफ है वो जनरेट हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि कंडक्टर को ही मूव कराएं, कंडक्टर या फिर ये जो हमारे पास मैग्नेट, इन दोनों में से कोई भी मूव करनी चाहिए। यानी यूं कह लीजिए कि इनकी रिलेटिव मोशन जरूरी है, एक दूसरे के लिहाज से मोशन, या मैग्नेट के रिस्पेक्ट से कंडक्टर मूव करे या कंडक्टर के रिस्पेक्ट से मैग्नेट मूव करे, इनकी रिलेटिव मोशन जरूरी है। तो वो पॉइंट मैंने यहां पर लिख दिया, ये कि अक्सर आपसे पूछा जाता है एमसीक्यूज की सूरत में। नोट दैट रिलेटिव मोशन ऑफ अ कॉइल एंड द मैग्नेट प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ। कॉइल की और ये जो हमारे पास ये मैग्नेट है, इनकी रिलेटिव मोशन जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है ईएमएफ। और एक चीज़ और नोट करो, ये जो लूप बन गई है ना, ये जब मूव करती है ना, मान लो ये पहले इससे बाहर आई, जब ये बाहर आएगी ना, इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम हो जाती हैं। फिर ये वापस इस तरफ को अगर हम लेकर जाते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो ऐसा ऐसा इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो गुजरने वाली हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो एक तरह से इसके फ्लक्स में चेंज आ जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में। पता है ना मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? हमने पहले भी पढ़ा था इसको कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। किसी भी एरिया में से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद को हम क्या बोलते हैं? सिंपली मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये जो हम इसकी रिलेटिव मोशन है ना, इस कॉइल की और इस मैग्नेट की, वो एक तरह से देखा जाए तो वो फ्लक्स में ही चेंज ला रही होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इनफैक्ट रिलेटिव मोशन चेंज फ्लक्स थ्रू लूप एंड इंड्यूस ईएमएफ। तो असल में ये जो रिलेटिव मोशन होती है वो फ्लक्स में चेंज लाती है, और फ्लक्स में चेंज से क्या आ रहा होता है? आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, ये फ्राइडे लॉ भी है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, फ्राइडे भी यही कहता है कि भाई आप जो फ्लक्स में चेंज लाते हो ना, उस फ्लक्स में चेंज की वजह से ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होता है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है बच्चों, ओके। अब ये जो सारा तरीका आपने सीखा ना अभी यहाँ पर कि किस तरह से ईएमएफ इंड्यूस करते हैं, ये जो सारा फिनोमेना था ईएमएफ इंड्यूस करने का, इस फिनोमेने को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है ना, ये देख लीजिए, अ प्रोसेस इन विच एन ईएमएफ इज सेट अप इन अ कॉइल बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी ये एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी कॉइल में से फ्लक्स को चेंज करके हम उसके अंदर क्या कर देते हैं? ईएमएफ को इंड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और याद रहे, ये अगेन ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपसे जो पूछे जाते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस ईएमएफ के साथ। अगर आप फ्लक्स में ज़्यादा चेंज लाएंगे तो ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर फ्लक्स में चेंज कम आएगा टाइम के रिस्पेक्ट से, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट से जो चेंज होता है उसको हम सिंपली रेट कहते हैं ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर हाई होगा तो ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लो होगा तो ईएमएफ भी कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब फिर जो एक और शार्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास कौन से पॉसिबल वेज हैं जिन तरीकों से हम फ्लक्स में चेंज लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है, ये इसी फार्मूले से याद रख लो। ये फ्लक्स का फार्मूला है बी ए कॉज ऑफ थीटा। बी, ए और एंगल थीटा, इन 3 चीज़ों से हम लेके आ सकते हैं। बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ए हमारे पास क्या है? एरिया है, और थीटा मतलब इनमें दोनों के अंदर डायरेक्शन है इन दोनों की, यानी ये बी और ए के दरम्यान में एंगल है। समझ गए? तो इन्हीं के ऊपर बेस करते आप तीनों पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई चेंजिंग फील्ड स्ट्रेंथ बी, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को आप स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो उससे फिर हमारे पास जो फ्लक्स है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो पहली चीज़ आ जाती है भाई आप फील्ड चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, नंबर 2 चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, ये दूसरा फैक्टर इसमें एरिया है ना, तो आप एरिया चेंज करो, एरिया चेंज करने से भी ये हो जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है? चेंजिंग एंगल बिटवीन बी और ए, बी और ए के दरम्यान में, ये मैग्नेटिक फील्ड बी और वेक्टर एरिया ए के दरम्यान में जो एंगल है, उस एंगल को चेंज करने से भी हमारे पास फ्लक्स में चेंज आ सकता है। ठीक है, तो आपको क्योंकि जानते हो कि भाई आपने इस कॉइल में से या उस लूप में से फ्लक्स में चेंज लाना है, और फ्लक्स में चेंज लाने से ही आपको ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ये हमने फाइनली रिजल्ट निकाला है, इस पूरे का कंक्लूजन निकाली इन दोनों पॉइंट्स की सूरत में। ठीक है, तो अब हम ये भी सीख लेते हैं ना कि कौन कौन से पॉसिबल वेज है जिन तरीकों से हम फ्लक्स में चेंज ला सकते हैं। फिर उन्हीं की बेस के ऊपर ना हम मुख्तलिफ मैथड्स लेके आए हैं, जिन मैथड्स को इस्तेमाल करते हुए हम ईएमएफ को इंड्यूस करेंगे।
ठीक है बच्चों, तो मैंने बताया था रिलेटिव मोशन। तो एक और एग्जांपल हमारे पास ये आ गई रिलेटिव मोशन की। यहाँ तक तो आपको मैंने समझा दिया। यहाँ पर आपने देखा मैग्नेट फिक्स थे, कॉइल को मूव कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये मैंने एक कॉइल लिया है, साथ में गैल्वेनोमीटर अटैच किया है, और इधर जो है ना ये एक मैग्नेट ले लिया। इस मैग्नेट को मैं इधर मूव कराता हूँ, कॉइल रेस्ट पर है, मैग्नेट को मूव कराता हूँ, तो उससे भी इसके जो एरिया है उसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चेंज हो जाएगी, जिससे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लीजिए कि हमारे पास ये इसका एरिया आ गया। ठीक है, ये जब ये मैग्नेट जो है वो यहाँ पर था, इधर था नॉर्थ इसका। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है जी, अब इसमें से कोई एक भी इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो पास नहीं करेगी ना, ऐसे ये आप देख सकते हैं, इस तरह से बहुत दूर दूर है। फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा हमने ऐसे करीब कर लिया, यहाँ पर लेके चले गए। अब हो सकता है इसमें से एक पास कर जाए और बाकी जो है वो इसमें से पास ना करें, ये आप देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, फिर मैं ऐसे मजीद इसको करीब लेके जाता हूँ, यहाँ पर ले जाता हूँ, इधर लेके गया, तो अब इसमें से ज़्यादा पास करके जाएंगी, 2 3 ये 4 ये 5 ऐसे। तो जैसे जैसे आप इसको इसके करीब लेके जाते हो ना, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया में से गुजरने वाली वो बढ़ती जाती हैं। और इसके एरिया में से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब चेंज होगी, यानी फ्लक्स में चेंज आ जाएगा, तो फ्लक्स में चेंज आने से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्योंकि फाइनल रिजल्ट में मैंने आपको ये चीज़ बताई है, इनफैक्ट रिलेटिव मोशन चेंजेस फ्लक्स। ये जो रिलेटिव मोशन होती है क्या करती है, फ्लक्स में चेंज लाती है थ्रू लूप एंड इंड्यूस द ईएमएफ। ठीक है, तो ये हमारी वो लूप है, ये वो कॉइल आ गई, इसके एरिया में से जो गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो चेंज होती हैं, तो फ्लक्स में चेंज आता है। तो जब जब फ्लक्स में चेंज आएगा तब तब ईएमएफ जो है वो आपके पास इंड्यूस होगा। तो गैल्वेनोमीटर की पिन जो है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। अब अगर आप इसको इस तरफ को लेकर जाते हो ना, तो फर्स्ट कर लो, गैल्वेनोमीटर की पिन इस तरफ को डिफ्लेक्शन शो करती है। अगर आप इसको वापस लेकर आओ, तो ये भी तो चेंज है ना, कि पहले मान लो यहाँ पर मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही थी, आपने रफ्ता रफ्ता पीछे की तरफ खींचते जा रहे हैं, अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इससे पास कर रही है वो कम होती जा रही, अगेन दिस इज चेंज। ये भी तो चेंज है ना, फ्लक्स में चेंज। ठीक है, तो इससे करने से भी इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और अब फर्क क्या होगा कि पहले अगर पिन उधर को डिफ्लेक्शन हुई है, अब की बार पिन जो है वो इधर को डिफ्लेक्शन हो जाएगी, इतना सा फर्क होता है। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल हमारे पास आ जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आता है, मैं इसको अब अरेंज कर देता हूँ, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए था, ये मैंने समझा दिया। और इसकी तरफ आते हैं अब जो एक और हमारे पास ये तरीका है, ये देखिए इधर, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ कॉइल एट रेस्ट। देखो मैंने कहा था ना कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके भी आप जो है वो फ्लक्स में चेंज ला सकते हो। तो फ्लक्स में चेंज ला के हमने क्या करना है, ईएमएफ इंड्यूस करना है। तो हमें यहाँ से पता लगा कि हम ऐसा करते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कर देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ना तो मैग्नेट को मूव कराते हैं और ना ही हम इस कॉइल को मूव कराते हैं, दोनों को रेस्ट पे रखा हुआ है और फिर भी ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। कैसे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से। ये हमारे पास जो है ना, ये आयरन की एक सी बनी हुई है, मान लीजिए सी टाइप आयरन है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे हमने एक वायर बाउंड की हुई है, ऐसे ये वायर में से करंट हम देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक कॉइल रखी हुई है और उसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा, ताकि हमें पता लगे कि वाकई क्या इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे हमने रख दिया। अच्छा, अब हमने करना क्या है, आप सब जानते हो कि आयरन जो है वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है कहीं से, तो वो खुद मैग्नेटाइज हो जाता है और अपना एक एज अ मैग्नेट बिहेव करता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इसमें जब हम करंट फ्लो कराएंगे, उसके करंट के फ्लो से उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इस करंट की मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन को मिलेगी, ये मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, और इसका ये वाला एंड नॉर्थ, ये वाला एंड साउथ बन जाएगा, इधर से ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास कराएगा। अब इस करंट की वैल्यू को ना हमने चेंज करना है, ना हम कॉइल को मूव करा रहे हैं, ना हम मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, बल्कि इसमें से ये जो करंट फ्लो कर रहे हैं ना इस वायर में से, जो उस करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे। करंट जब मान लीजिए थोड़े से ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, करंट की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो करंट से बनने वाली फील्ड बढ़ती जाएगी, तो ये जो आयरन है वो मजीद स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता जाएगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, तो वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से गुजरनी है। और जब ये करंट थोड़ा था तो फील्ड थोड़ी थी। ठीक है, ये हमारा इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं था, वीक मैग्नेट था, तो इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी थी। जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, ये मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से ज्यादा पास करती जा रही हैं, तो इसमें तो चेंज आ गया ना। तो असल बात ये कि भाई इस लूप में से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में चेंज आना चाहिए, यानी फ्लक्स में चेंज आना चाहिए। ठीक है, तो इस करंट को चेंज करो, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होती है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। यानी कि चेंजिंग करंट से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं हम। करंट को यहाँ चेंज करते हैं, किसी भी मेथड से चेंज कर सकते हैं। अब रियोस्टेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो रियोस्टेट का इस्तेमाल करके भी करंट की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। करंट की वैल्यू चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें से गुजरेगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब किसी एरिया में से गुजरती है तो चेंजिंग फ्लक्स आता है, चेंजिंग फ्लक्स से इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ। तो कितना आसान सा तरीका है।
बात समझ गए? मैं जल्दी से एक बार रिवाइज कर देता हूं। मैग्नेट भी रेस्ट पर है, कॉइल भी रेस्ट पर है, सिर्फ करंट की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं। करंट की वैल्यू चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड जो बनने वाली है वो भी चेंज होती है, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से गुजरती है तो ईएमएफ को इंड्यूस कर देती है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, फिर एक और मेथड भी है जिसको आपने पढ़ा भी था क्लास 10th में, म्यूचुअल इंडक्शन। भाई दो कॉइल हमने ले ली है, एक ये कॉइल है और एक ये कॉइल है। ठीक है, इस कॉइल के साथ हमने एक बैटरी अटैच की है, ठीक है, और साथ में एक रियोस्टेट आप देख सकते हैं, और इस कॉइल के साथ सिर्फ और सिर्फ हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया और कोई चीज़ इसके अंदर डिवाइस हमने लगाई नहीं है। इनको इतना क्लोज रखना है कि इसकी फील्ड जो है वो इसमें से गुजर सके। वैसे इनका आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट जो है वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, जहां से हमने बैटरी को ऑन किया और ये रियोस्टेट है, इसका ये पॉइंटर हम इसे आगे पीछे मूव करेंगे, आगे पीछे मूव करके ना इस सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, और रेजिस्टेंस चेंज करने से इसमें से फ्लो करने वाला करंट चेंज होगा। ठीक है, अब जब आप इस पॉइंट को यहां से यूं लेके जाते हो, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, करंट की वैल्यू कम होगी तो करंट के बदले में ये मैग्नेटिक फील्ड मिली है हमें, यानी करंट का ही एक इफेक्ट है, ये मैग्नेटिक फील्ड में मिल रही है। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। ठीक है, अब इसमें से साथ में जो एक हमने रखी ना नेबरिंग कॉइल, उसमें गैल्वेनोमीटर था, पहले उसमें से ज्यादा फील्ड पास कर रही थी। जब आपने इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो करंट कम हुआ, करंट कम होने से मैग्नेटिक फील्ड कम हुई, वो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से भी गुजर रही है तो इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो रही है। तो क्या होगा, यहां पर चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा। जब इसमें चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा तो चेंज इन फ्लक्स आने से क्या होगा, इसके अंदर जो है वो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर की पिन जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, अब आप क्या करते हैं जी, हमने इसको मैक्सिमम यहां तक ले आया था रेजिस्टेंस को, अब वापस रेजिस्टेंस को हम कम करते हैं, यहां से इस पॉइंटर को ना, इस पॉइंटर को यहां से इधर मूव करते रहेंगे, रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, करंट बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता रहेगा। इस लूप में जब करंट बढ़ेगा ना तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इससे गुजरनी है, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी पास कर रही थी, जैसे जैसे करंट बढ़ाते जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जा रही है, वही मैग्नेटिक फील्ड इससे गुजरेगी तो इससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ गया, फिर से चेंज आ गया, तो वो चेंज आने की वजह से फिर गैल्वेनोमीटर की जो पिन है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, लेकिन अब वो अपोजिट डायरेक्शन में शो करेगी। ठीक है, तो इसकी समरी क्या है, दो कॉइल पड़ी हैं, इसके अंदर आप करंट चेंज करते हैं, इसकी फील्ड असल में इससे पास कर रही होती है तो इससे फील्ड चेंज होती है, वही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इससे पास करती है तो इसमें चेंज इन फ्लक्स हो जाता है। जब इसमें चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा इसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है ना, दो मेथड थे मैंने बताया, एक ये है कि आप इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाओ, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे इसके अंदर करंट की वैल्यू कम होगी, करंट कम होगा तो करंट से बनने वाली फील्ड भी कम होगी। ठीक है, पहले फील्ड इसमें से ज्यादा पास कर रही थी, अब करंट की वैल्यू कम करने से फील्ड कम पास करेगी तो इसमें चेंज आ गया। पहले इसमें फील्ड ज्यादा पास कर रही थी, फिर इसमें फील्ड कम पास करना शुरू होगी, चेंज आ गया, चेंज से इसने गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की क्योंकि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया था, करंट फ्लो होने लगा, इधर को डिफ्लेक्शन मान लीजिए शो की। फिर करंट को हमने वापस जो है वो बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस को वापस कम किया, जब रेजिस्टेंस कम की तो करंट बढ़ने लगा इस सर्किट में, करंट बढ़ा तो उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हुई तो इससे अब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड गुजरने लगी, पहले थोड़ी पास कर रही थी अब ऐसा ऐसा ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है, बढ़ेगी तो फिर चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा और फिर यहाँ से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं। फिर हमने जानते हैं भाई इसका एरिया भी है, एरिया को चेंज करके भी हम फ्लक्स में चेंज ला सकते हैं, वो फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं जी, हमने एक कॉइल ले लिया ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह इनटू द प्लेन है, यहाँ पर इसके दो टर्मिनल के दरम्यान में हमने ऐसे गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया। अब हम क्या करते हैं जी, इसको यहाँ से पकड़ के ना ऐसे इसका एरिया चेंज करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये इसका हमारे पास इस तरह से था ये चीज़। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे खींचते हैं, उसको इस शेप में लेके आते हैं, इसका एरिया कम हो जाएगा। पहले इसमें से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही थी, अब इसमें से कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा, चेंज इन फ्लक्स आएगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और गैल्वेनोमीटर जो है वो एक पिन उसकी अपनी जो डिफ्लेक्शन है वो शो करेगा। मेरी बात समझ गए हो? ठीक है, तो एरिया चेंज करने से भी हमारे पास जो है वो जो इसमें फ्लक्स है उसमें चेंज आ जाता है, फ्लक्स में चेंज आएगा तो गैल्वेनोमीटर की पिन जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर सकती है। ठीक है, और इस तरह भी हमने ईएमएफ को इंड्यूस कर लिया। फिर लास्ट मेथड पे आ जाते हैं। लास्ट देखिए, एंगल पे भी तो होता है ना प्रॉब्लम, यानी बी और ए के दरम्यान में एंगल चेंज करो। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम इसका एरिया नहीं चेंज करते बल्कि इसको हम जो है वो रोटेट कराते हैं एक एक्सिस के ऊपर। ठीक है, देखिए अब फर्स्ट कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ से यूं जा रही है ना, मैं एक आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। मान लीजिए ये हमारी एक कॉइल है, ठीक है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यूं जा रही है, सही है। अब मैं इसको जब देखता हूँ इस सिचुएशन में तो मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास करती हो जाएंगी। अब रफ्ता रफ्ता क्या होगा, जब मैं इसको ऐसे टर्न करता जाऊंगा तो अब गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। जब ये इस सिचुएशन में आएगा तो इससे बिल्कुल जीरो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास करती हो जाएगी। तो जब ये रोटेट करती है ना, ठीक है, तो बी और ए का एंगल जो है वो चेंज होता है। मेरी बात समझ गए हो? फर्ज कर लो कि इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है ना, तो इसका वेक्टर एरिया भी जो है ना इसी तरह से हम कह लेते हैं, इस तरफ को लें तो यूं है। ठीक है, लेकिन जब ये ऐसे टर्न करेगा, यूं आ जाएगा ऐसे, तो अब देखिए अब इसका वेक्टर एरिया यूं है
और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूं जा रही है ऐसे, तो उनमें एंगल चेंज हो गया। तो आप जब इस कॉइल को रोटेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में लाइक दिस, इस तरह मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन द फोर्स पास करेंगे, इसमें से यू टर्न करता हुआ यूं आएगा, तो मैग्नेटिक लाइन द फोर्स जो पास कर रही है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती हुई जीरो हो जाएगी। तो आप इसको रोटेट करेंगे बी और जो हमारे पास एरिया है ए, इसके दरम्यान में एंगल चेंज होगा, उस एंगल के चेंज होने से भी इसमें से फ्लक्स में चेंज आ जाएगा, और फ्लक्स में चेंज आएगा तो EMF इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।